Osho itself is not a history, it's a mystery. ओशो को लेकर आज तक किसी को ये समझ में नहीं आया कि उनकी डेथ नेचुरल डेथ थी या उनका मर्डर किया गया। ओशो की डेथ नेचुरल नहीं थी, वो पॉइजन का इफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने नोटिस करा है। ठीक है, ओशो के जाने के जस्ट 41 डेज पहले जो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी उनकी भी मृत्यु हो गई, सडन डेथ। ओशो एक ऐसी विचारधारा थी जिससे उस समय पे बॉलीवुड के सारे नामी ग्रामी बड़ी हस्तियां जुड़े हुए थे। हर डिकेड में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो लोगों के सोच को चैलेंज करता है और ऐसे व्यक्ति को सैडली 95% लोग पसंद नहीं करते हैं। तो क्या हो गया, बहुत लोगों ने ओशो को सिर्फ सेक्स के साथ ज्वाइन किया। ओशो का ये कहना था कि सेक्स पावर इज द बिगेस्ट पावर। 21 देशों में इनको बैन कर दिया गया, भैया इधर आ नहीं सकते। माँ शीला का नाम बहुत जोड़ा जाता है। इन्होंने अपनी एक सिटी बनाई, रजनीशपुरा। बेसिकली इनकी जो सेक्रेटरी थी माँ शीला, उन्होंने आइडिया बनाया। 700 लोगों को इफेक्ट हो गया था, फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ठीक है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि ये माँ शीला और उनके गैंग ने किया था। ओके। She is the murderer. Out of the very burden of all the crimes that she has done, she will suffer her whole life. माँ शीला अपने 12 सहयोगियों के साथ प्राइवेट जेट लेके उड़ गए। एलिगेशन ये भी लगा कि उस समय पे जो करीब करीब कुछ 40-50 करोड़ रुपए संस्था के अकाउंट में थे, वो भी शायद ये लेके निकल गए थे। इस तरह के आरोप भी लगे। इतने रोल्स रॉयस थे कि रोल्स रॉयस के मालिक को एक बार उधर आना पड़ा पूछने के लिए, भैया कौन इंसान है जिसके पास इतनी ज्यादा रोल्स रॉयस है। विदेशों से ना सहन नहीं होता जब एक भारतीय बहुत आगे बढ़ना शुरू करता है। ओशो टुवर्ड्स द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके शरीर में गौतम बुद्ध जी का भी प्रवेश हुआ था। ओशो से अगर कोई जुड़ता है तो वो तंत्र में भी जा सकता है। तंत्र इज टेक्निक। तंत्र का एक्चुअल मीनिंग इज टेक्निक। सो ओशो के इसमें कोई ऐसा तांत्रिक वाली चीजें नहीं होती। या देयर आर डीपर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, बट वो आप तभी कर पाओगे जब आप बेसिक पे जाओगे। आज तक जितनी भी हद तक आप ओशो के आश्रमों से जुड़े, क्या आपकी जिंदगी में भी बड़ा चमत्कार कोई हुआ? तो चमत्कार तो नहीं कहूँगा, मैं आज भी उनको समझ रहा हूँ। बट हाँ, चेंजेस हुए हैं। जिंदगी को देखने का एक आउटलुक जरूर चेंज हुआ। ओशो के आश्रम की कोई भी तस्वीर देखते हैं, जैसे मैंने आपकी भी बहुत सारी रील्स देखी, डांस करते हैं लोगों। जो आपने मेहरून कलर का एक रोब वाली बात कही, वो पहने हुए लोग बहुत डांस करते हैं। बड़ा देखने वाले को लगता है यार ये कैसे पॉसिबल होगा, इतने लोगों के बीच में आदमी सबको खोकर। सो यही चीज है ओपननेस। डांस में यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, वहां पे कुछ स्टेप्स नहीं फॉर्म कर रहा है ऐसे 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 नहीं, जो लग रहा है दिल से जो आ रहा है, दैट इज व्हाट ओशो प्रमोटेड। प्रेजेंट में रहो, जो है उसमें खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो, एंड दैट इज द कोर मैसेज व्हिच प्रोबेबली मेरे को जितना समझ में आया ओशो वांटेड टू। स्वागत है आपका अभिषेक भाई, और बड़े समय बाद आपसे मुलाकात करने का मौका मिल पाया है मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मैंने सोचा किस पर बात की जाए आपसे। बहुत सारी चीज़ों पर बात करने की इच्छा थी, लेकिन शुरुआत में जो कर रहा हूँ वो एक आप ही के पोस्ट मैंने जब देखे तो मुझे पता लगा कि आप ओशो से बहुत कनेक्टेड हैं। और जब आप उनसे कनेक्टेड हैं और आपने बहुत हद तक समझा भी होगा उन्हें, तो मैंने कहा चलो आपसे उन पर बात की जाए। और मेरी ऑफ द कैमरा आपसे बात हुई तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने मुझे बताई। शुरुआत मैं कर रहा हूँ उस सबसे बड़े पॉइंट से जो गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। और वो ये है कि ओशो को लेकर आज तक किसी को ये समझ में नहीं आया कि उनकी डेथ नेचुरल डेथ थी या उनका मर्डर किया गया। हुआ क्या था, वो कंट्रोवर्सी क्या थी, वो आज भी कंट्रोवर्सी है, वो शायद मुझे लगता है हमेशा कंट्रोवर्सी रहेगी कि भाई हुआ क्या था एक्चुअल में। आपको आज तक पता लग पाया क्या? देखिए, शुरुआत ही आपने काफ़ी सनसनी तरीके से करी थी। इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो पहली बात तो है, ओशो एक ऐसी सोच बन गए थे, आज भी हैं, जिसने काफ़ी बड़े बड़े लोगों को विचलित कर दिया था। चाहे वो बड़ी बड़ी संस्थाएं हों, चाहे सरकारें हों, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, सबको हिला के रखा था। स्वाभाविक सी बात है कि हर डिकेड में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो लोगों के सोच को चैलेंज करता है, और ऐसे व्यक्ति को सैडली 95% लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ओशो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस श्रेणी में आने लग गए थे।
परंतु वो सोच क्या थी इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम समझते हैं कि ये इनके क्या ओशो वॉज किल्ड, क्या मर्डर था। देखिए जितना मुझे समझ में आया है, जितना मैंने ओशो के बारे में पढ़ा, उनको समझा, ओशो के जो निकट लोग थे जो 40-50 साल से उनके साथ थे, आज भी जीवित हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग जिन्होंने उनसे ही संन्यास लिया था, उनसे जब मैंने कॉन्वर्जेशन करी तो मुझे इस चीज़ पे केवल समझा ही नहीं, विश्वास हुआ कि शायद ओशो की डेथ नेचुरल नहीं थी। ये आपको लगता है? जी, ये आफ्टर जॉइनिंग अ लॉट ऑफ डॉट्स ये मैंने किया, जो मैं अब समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं कि जब ओरेगन का केस हुआ था, जब रजनीशपुरम एस्टैब्लिश हुआ था, जो ओशो ने एक बहुत सुंदर शहर बनाने का अपना एक ख्वाब देखा था, तो उस समय में क्या हुआ था कि जो वहाँ की सरकार थी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी आप बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बैकग्राउंड भी नहीं पता होगा। सो मैं लोगों को बता दूं कि पहले ब्रीफ हल्की सी हिस्ट्री की ओशो का क्रेज क्या था मैं बता दूं, ताकि लोगों को समझ में आए, जो नई पीढ़ी है उनको भी समझ में आए। सो ओशो एक ऐसी सोच थी जब सोशल मीडिया नहीं था, जब बहुत ज़्यादा पीआर एजेंसीज ऐसी नाम के शब्द का उपयोग नहीं किया जाता था, उस समय पे अगर कहीं पर अनाउंसमेंट होता था कि ओशो अपने सत्संग लगाने वाले हैं, प्रवचन लगाने वाले हैं, तो उस समय पे सिर्फ एक बोल पे 10,000 लोग इकट्ठा हो जाते थे। ये तब की बात है। नो सोशल मीडिया, नथिंग। आज सोशल मीडिया होने के बावजूद एक कॉन्सर्ट में, नॉर्मल कॉन्सर्ट में 10,000 लोग लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतनी मार्केटिंग करने के बाद वहां पर बिना मार्केटिंग। कौन से ईयर की बात होगी? लगभग 70s की बात चल रही है। यानी कि आज जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग होंगे भी नहीं। एग्जैक्टली। इवन मैं भी नहीं था। बिल्कुल। ये वो समय की बात है जब अगर वो जबलपुर, बिकॉज वहाँ से उनकी शुरुआत हुई, जबलपुर में आप चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, जब इस चीज़ की बात भी होती थी कि ओशो यहाँ पर आ रहे हैं सत्संग करने के लिए। आज अगर हम किसी का सेशन सुनने भी जाते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने बोला 5 घंटे का सेशन है, 40 मिनट के अंदर हमको नींद आने लग जाएगी। ज़्यादा बोल दिया 40 मिनट, तो हम 30 मिनट में, चाहे जितना भी अच्छा वक्ता हो, जितना बढ़िया भी स्पीकर हो। ओशो ऐसे थे, 3 घंटे का सेशन है, 3 घंटे लोग बैठते थे, 3 घंटे के बाद लोगों के आंखों से आंसू निकलते रहते थे। मतलब सोचिए कितना डीपली कनेक्टेड होते थे। ओशो एक ऐसी विचारधारा थी जिससे उस समय पे बॉलीवुड के सारे नामी ग्रामी बड़ी हस्तियां जुड़े हुए थे। विनोद खन्ना, आपने नाम सुना ही होगा, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा जुड़ा जाता है। अक्षय खन्ना के पिताजी, जिन लोगों को नहीं पता, अक्षय खन्ना रेस मूवी में भी थे, काफ़ी सारी मूवीज़ में आ चुके हैं। दिल चाहता है में भी वो उनका रोल था, बहुत बढ़िया। और अभी हाल फिलहाल में जो विकी कौशल की एक मूवी आई, उसमें विलन का रोल भी औरंगजेब बने थे। बिल्कुल, छावा मूवी में। तो इनके पिताजी तो ये बहुत बड़े वो थे। इनफैक्ट उन्होंने भी, मैं जस्ट बिकॉज कंटेक्स्ट है, अक्षय खन्ना ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं उनकी विचारधाराओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया संन्यास, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज हिज इंडिपेंडेंट चॉइस, बट वो सुनते आए हैं। सो बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इनके साथ जुड़े थे। विनोद खन्ना जी जो अपने समय के सुपरस्टार थे, वो उनके आश्रम में गार्डनिंग करते थे, सोचिए। सो द पॉइंट वॉज कि उनका सेलिब्रिटी आप स्टेटस देखे किस हिसाब से था। इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो विदेश में जाके उन्होंने ऐसा डंका बजाया, मतलब नॉट इंटेंशनली, बट उनकी बातें इतनी प्रभावशाली थी ओशो की कि जब वो विदेश गए उनका क्रेज इतना बड़ा होता था कि वहाँ पर उनसे एक दिन मिलना वॉज लाइक अ फेस्टिवल। उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी ओशो की कि ओशो के जो सन्यासी थे, ओशो के जो फॉलोअर्स थे, हमारे जैसे एग्जाम्पल आज के समय पे सोशल मीडिया में कोई जितना बड़ा भी स्टार हो या सेलिब्रिटी हो, उसका फॉलोअर उसको क्या गिफ्ट देगा? उसको गिफ्ट देगा, फूल देगा, चॉकलेट्स देगा। थोड़ा बड़ा है तो चलो एक आध छोटा मोटा कुछ एक दे दिया। ओशो के फॉलोअर्स उनको रोल्स रॉयस गिफ्ट करते थे। ही हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोल्स रॉयस, 93, 94 रुके उनके फॉलोअर्स चाहते थे उनके पास 365 रोल्स रॉयस हो ओशो के, ताकि हर दिन हमारे जो गुरुदेव हैं एक नए रोल्स रॉयस पे जाए। इस तरह की फॉलोइंग थी। आप जस्ट इमेजिन करो, इतने रोल्स रॉयस थे कि रोल्स रॉयस के मालिक को एक बार उधर आना पड़ा पूछने के लिए, भैया कौन इंसान है जिसके पास इतनी ज्यादा रोल्स रॉयस है? मुझसे ज्यादा रोल्स रॉयस उनके पास है। इन्होंने अपनी एक सिटी बनाई, रजनीशपुरम। बेसिकली इनकी जो सेक्रेटरी थी माशीला, उन्होंने आइडिया बनाया। उन्होंने जब देखा कि ओशो की विचारधारा इतनी चैलेंजिंग है कि भारत में पॉलिटिशियंस को हजम नहीं हो रहा है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ उनको हजम नहीं कर पा रही, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थे। और हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जो भी ओपन माइंडेड स्टेटमेंट कहेगा उसको बेवकूफ़, उल्लू, गधा ये सब कहा जाएगा, उसको नीचे लाया जाएगा। लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले तर्क वितर्क करना छोड़ो, पहले उसको नीचे गिराया जाए। तो जो उनके
क्लोज ग्रुप थे, फॉलोअर्स थे, जो उनका हमेशा अच्छा चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव का मैसेज हर जगह पहुंचे। उन्होंने बोला कि यार इतना ओपन माइंडेड हमको बाहर ही जाना पड़ेगा, इंडिया में शायद इस चीज़ की नहीं है, इंडिया में खतरा हो रहा था बिकॉज काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे। जैसे एक बार ओशो जब अपना प्रवचन दे रहे थे तो अब ऑडियंस में से एक व्यक्ति उठे और उन्होंने चाकू फेंक दिया ओशो की तरफ। ओशो स्टेज पे बैठे हैं, 10-20 हज़ार और की ये सब संख्या हो है। क्यों रहा था? जब इंडिया में वो ग्रो कर रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी को लोग पसंद कर रहे थे, फिर अचानक से ये क्यों हुआ? द रीजन वॉज क्योंकि सिमिलर एक और पैक था जो इनको नहीं पसंद करता था, रिबेलियस। ओके। उन लोगों को लगता था कि इतनी ओपन विचारधाराएं कोई कैसे दे सकता है, बिकॉज ओशो ऐसे थे, वो बोलते हैं नो फिल्टर रखते थे। आज के जो बहुत मैक्सिमम गुरुज हैं वो एक फिल्टर रखते हैं, क्योंकि उनको डीप विद इन है कि गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना है, पॉलिटिशियन से पंगा वो नो फिल्टर थे। भाई मैं ऐसा हूं तो हूं, मुझे ये लगता है तो लगता है, ये सही है तो सही है, तुम जो समझो। आज क्या परिस्थिति है, लोगों को पता है कुछ चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन वो खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि खुल के बोले तो कब 3 एजेंसीज आपके घर पे दस्तक दे दें आपको भी नहीं पता। करेक्ट। बट उनको ये वाली चीज़ थी कि नहीं मैं जो, तो वो इस कारण हेटरेड। अब वो सोचिए ओशो का कंपोजर देखिए, यहाँ से चाकू पड़ा, वो चाकू साइड में जाके गिर गया, ठीक है, उस पर भी वो जोक बना के बोल रहे हैं कि भाई हमारे देश के चाकू भी देखो मेरे को हार्म नहीं कर पा रहे, क्या ही चाकू बनाए। और सोचो अगर आज के समय पे कोई बड़ा सेलिब्रिटी ऐसी चीज़ हो तो पहले बोलेगा ना पुलिस जाओ इसको उठा के ले जाओ, सिक्योरिटी उसको मारो पीटो, ये सारी चीज़ें होंगी, वो शख्स गायब हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कहाँ है। ओशो के फॉलोअर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, भाई आराम से जाओ बाहर, आराम से छोड़ के आओ, कोई हाथ नहीं उठाया गया, कुछ पीटा नहीं गया था, उनको भी पता था दिस वाज अ कॉन्स्पिरेसी, स्टिल आराम से छोड़ के, एंड ही कंटिन्यूड द कॉन्वर्सेशन देयर इटसेल्फ। ओके, दैट वाज हिज काम एंड कंपोजर। सो द पॉइंट वॉज कि ओशो इस विचारधारा के साथ, तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी का काफ़ी इशू हो सकता है हमारे गुरुदेव, तो उनकी जो खास थी माँ शीला, उन्होंने कहा कि हम बाहर, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी देखी जो बहुत कम दाम में, पूरा एक गांव जिसकी हार्डली उस समय पे जो पॉपुलेशन थी 50-60 लोगों की पॉपुलेशन थी। ओके, तो उन्होंने बोला इससे बढ़िया नहीं होगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं। कहाँ पर था ये गाँव? ओरेगन, ऑब्वियसली। अच्छा, ओरेगन में, ठीक है। तो उधर गए, उन्होंने एस्टैब्लिश करना शुरू किया। अब एस्टैब्लिश करते करते आप सोचिए इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ 80s में, लेट 80s की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वहाँ पर होने लग गई, ड्रिप इरिगेशन की बात चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी वहीं से प्रोड्यूस करके देने जा रहे हैं, खुद के हॉस्पिटल, इतना तगड़ा शहर बन रहा है कि उनका खुद का रजनीशपुरम का एयरपोर्ट बनाना पड़ा उनकी फ्लाइट्स के लिए, खुद का। ओके, पर्सनल एयरपोर्ट। बिकॉज क्या हो गया, विदेशियों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, विदेशियों से ना सहन नहीं होता जब एक भारतीय बहुत आगे बढ़ना शुरू करता है। आज भी देख लीजिए ना, आज क्या हो रहा है, जैसे ही देख रहे हैं भारतीय आगे बढ़ रहा है, कोई टैरिफ लगा रहा है, कोई बोल रहा है कि भैया इधर के दाम बढ़ा दो, हम मेक इन हमारे कंट्री का करेंगे, ये सारी चीज़ें ही चल रही है, वो हमेशा से चल रहा है। हम लोग अच्छा ग्रो करते हुए देखेंगे लेकिन हमारे लेवल पे नहीं देख सकते। और वहाँ पर वेस्ट में सबसे ज़्यादा कल्चर होता है फ्लेम्बॉयंस और शो ऑफ का। तो तब तक लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक एक गुरु अपने शिष्यों को चीज़ें बता रहा था, बट जैसे ही देखा गया कि किसी एक गुरु के पास इतने रोल्स रॉयस हैं तो कान खड़े हो गए। तो अब मीडिया वालों को भी अगर उस शहर में आना है तो वो फ्लाइट से आ रहे थे, तो उसी के लिए एक पूरा पैड बनाया गया कि भाई आप आओ इधर लैंड करो। इंटरव्यू लेने के लिए लोग आते थे, सुनने के लिए क्या बोल रहे हैं, किस तरह से, वो सारी चीजें। मतलब किसी देश से कोई कांटेक्ट नहीं, अपना एयरपोर्ट, अपने सारी सब कुछ अपना बाहर के देश अपना। एग्जैक्टली। साल में एक बार उनका फेस्टिवल होता था, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं ऐसा फेस्टिवल, 20-20 हजार विदेशी बाहर से आ रहे हैं उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनके लिए सेलिब्रेशन है कि भाई इससे बढ़िया चीज दुनिया में और कुछ नहीं है, क्योंकि हम योगा करेंगे, ध्यान करेंगे। और ओशो वाज लाइक अ रॉक स्टार। मतलब जैसे आज हम बात करते हैं काफी लोगों के कॉन्सर्ट की, बाहर टेलर स्विफ्ट की बात करें, हमारे देश में दिलजीत की बात कर रहे हैं, बिना सोशल मीडिया के इतने लोग आते थे, मतलब लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जस्ट जैसे वो इंसान खड़े हो जाए, वो गाना भी नहीं गा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल जो क्रेज है, चिल्ला चोट, लड़कियां बेहोश हो रही हैं। आप जस्ट इमेजिन करो, आखिरी बार इस तरह का क्रेज विदाउट सोशल मीडिया माइकल जैक्सन का देखा गया। तो ये गुरु ऐसा कुछ तो कर रहे होंगे ना कि भाई इतना ज्यादा क्रेज। तो ये रजनीशपुरम में इनका भयंकर इस तरह से पूरा इनने सिटी बनाया था। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स शुरू होने लग गई, तो अब मैं आपके मृत्यु वाले जो हमने जहाँ कंटेक्स्ट चालू किया था वहाँ पे बात करते हैं। सो जब इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई तो पहले एक एलिगेशन ये लगने लग गया कि ये कन्वर्ट करने आ रहे हैं लोगों को यहाँ पे। ओके। तो विदेश में कुछ साल पहले, इसी के कुछ साल पहले एक केस आया था जिसमें कि एक व्यक्ति आया,
उस व्यक्ति ने क्या किया था कि बहुत सारे लोगों को एक रिलीजियस कल्ट में कन्वर्ट किया था। ओशो ये नहीं कर रहे थे, वो किसी रिलीजन को ऐसे भी नहीं बोल रहे थे कि तुम इसको फॉलो करो उसको, वो तो कभी नहीं कर रहे थे। बट एक व्यक्ति आया जिसने रिलीजियस कल्ट बनाया और सबको लेके एक आइलैंड पे ले गया, वहां पर अपना एक शहर बनाया, बट वहां पे सबको एक्सप्लॉइट करने लगा, किसी को जाने नहीं देता था। उनका कम्युनिकेशन बैरियर बना दिया, 24 घंटे 48 घंटे आप किसी बाहर वाले से बात नहीं कर सकते। जब फैमिली वाले स्ट्रेस में आ गए तो उस समय पे उन लोगों ने गवर्नमेंट को बात करी कि मैं आप जाओ एक चेकिंग करवाओ। तो एक फ्लाइट में 6 लोग गए, एक मेन अफसर गया वहाँ पे चेक करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल था। उसने सब कुछ देख लिया, उसको सब कुछ ठीक लगा, बोले सब सही है। बस ट्विस्ट वहाँ पे क्या आया था कि जब वो वापस लौट रहा था तो एक जन ने हैंकरचिफ दिया था और हैंकरचिफ में लिखा था हेल्प अस। वो वहीं पे रुक गया, कुछ तो गड़बड़ है, हमको वापस सबके इंटरव्यू कराओ। और धीरे धीरे क्या पोल ये खुलने लग गई कि भाई साहब यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती अब किसी को निकलने ही नहीं दिया जा रहा है, स्लेव्स बना दिया गया है। तो स्वाभाविक बात थी कि जो लोग घर वाले टेंस थे वो सही था, ऐसा नहीं है कि ये लोग एविड फॉलोअर हो गए, क्योंकि सबको मारने की धमकी थी। तो उसमें वो जिस व्यक्ति ने वो कल्ट चलाया था वो इतना ज़्यादा भयभीत हो गया, उसने अपने बंदों को लेके मास सुसाइड करवा दिया, अटैक करवा दिया। करीब करीब मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बस 700 लोगों की मौत। ओके, उसी कंट्री की बात है जिस कंट्री में ओशो पहुंचे थे। एग्जैक्टली उसी के, मतलब उसी कंट्री की, बट अलग लोग, अलग जगह की। हाँ, तो वो एक डर बैठा बिल्कुल था कि कहीं ना कहीं सेम चीज़ वापस ना हो जाए रिलीजियस कल्ट पर। ऐसा कुछ नहीं था। ये इसकी शुरुआत कैसे हो गई थी कि ओशो एक चीज़ कहते थे कि काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो केवल वेस्ट के लिए बनी है, ईस्ट इंडिया को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल आगे हैं। समझ रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, क्योंकि हमारी धरोहर है। बिल्कुल। बट वेस्ट वालों को वेस्ट के तरीके से ही समझाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, बहुत लोगों ने ओशो को सिर्फ सेक्स के साथ ज्वाइन किया। व्हाट ही इम्प्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज, वो कुछ प्रैक्टिसेस थी जो केवल और केवल विदेशियों के लिए ही थी, क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आ रही थी। तो उनका ये नहीं था कि तुम बस यही करते रहो, उनका ये था कि कोई भी चीज़ इतनी करो कि तुम उसके ऊपर उठ जाओ। ये दैट वाज हिज मेन पॉइंट। ओके। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस थी जो वो केवल वेस्टर्न लोगों के लिए कर रहे थे। अब इतने में क्या हो गया, एक जर्नलिस्ट था, वो जैसे तैसे करके सिस्टम में घुसा। सिस्टम में घुसने के बाद लोगों को भी नहीं पता था कि उसने सीक्रेट कैमरास बहुत जगह पे लगती है। ओके, ठीक है। और उसने उस कैमरा से ये सारी गतिविधियां जो सिर्फ वेस्ट वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए थी वो रिकॉर्ड कर ली। और ये उसने ओरेगन, जो उस समय पे काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव लोगों का था, वहाँ पर एक थिएटर में उसने बोला ये मूवी, ये डॉक्यूमेंट्री एज इट इज़ मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। तो ओरेगन के लोगों ने जब देखा वो डरने लग गए कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बहुत इंटेंस प्रैक्टिसेस थी, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट। ये सबके लिए नहीं थी, ये क्लोज्ड ग्रुप चीज़ें, चुने हुए लोगों के लिए समझना चाहते हैं, बस उन्हीं के लिए कि उनका माइंडसेट उस चीज़ से मैच हो रहा है। बट लोगों ने अरे भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है, तो पहला कंटेक्स्ट चेंज हो गया। दूसरा इसमें क्या हो गया, तो इस तरह की काफ़ी गतिविधि जो धीरे धीरे हम इस कॉन्वर्सेशन में बात करेंगे। तो अब आते हैं मृत्यु पे। तो मृत्यु का कैसा हो गया कि विदेश पूरी तरीके से इनके अगेंस्ट हो गए। ठीक है। 21 देशों में इनको बैन कर दिया गया, भैया इधर आ नहीं सकते। हालात ऐसे हो गए कि एक बार एक देश के नेता ने कहा कि ओशो हम तो आपको बहुत फॉलो करते हैं, मानते हैं प्रभु, आप हमारे इधर आओ, हमारे इधर आओ। वो जैसे ही उधर आया तो जो सबसे पावरफुल देश एक बोलते हैं जिसको, उन्होंने सीधे बोला कि बेटा हमने जो तुम्हारे देश को कर्जा दिया हुआ है ना, वो कर्जा या तो लौटा दो 1 हफ्ते के अंदर, जो उनको पता था नहीं लौटा सकते, या तो फिर युद्ध टाइप के लिए, कोल्ड वॉर के लिए तैयार हो। तब इन्होंने ओशो के सामने हाथ जोड़ा। देखिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज तक हमको लगता था कि इंडिपेंडेंटली हम ओन करते हैं हमारी कंट्री को, बट अब हमको समझ में हम तो खुद ही स्लेव हैं। हाँ। तो इस प्रकार से वो एक सिंगल कंट्री हर जगह डोमिनेट करके सबको डरा धमका के ओशो को भगाते रहे। तो ओशो को कोई जगह नहीं मिल रही थी। ओशो के ऊपर एक एलिगेशन जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, जो उनकी गलती नहीं थी, किसी और के चक्कर में, उनके सेक्रेटरी की गलती के कारण हुआ। तो वो कुछ एलिगेशन के चक्कर में उनको कुछ समय के लिए वहाँ पे हिरासत में लिया गया। ठीक। माना जाता है कि जब ओशो को हिरासत में लिया गया उसी समय उनको एक सब्सटेंस है, एक पॉइजन है, उसके साथ स्लो पॉइजन होता है जो पता भी नहीं चलेगा, टेस्टलेस होता है, उसका इंट्रोडक्शन उनके पूरे सप्लाई चेन, फूड चेन में किया गया। प्लस वो जहाँ पे सोते थे वहाँ पे भी किया गया, बिकॉज इसका बाद में देखा गया वो जिस साइड मुंह करके सोते थे, वो जब इंडिया वापस भी आए वो साइड थोड़ा सा डिफॉर्म टाइप का था। इट वॉज नॉट नॉर्मल। गॉट इट। और धीरे धीरे वो एक स्लो पॉइजन होता है। प्लस जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ उस देश पे पहले भी एलिगेशन लगे हुए हैं कि वो अपने काफ़ी सारे
दुश्मनों के साथ यही सेम पॉइजन खेल चुका है, क्योंकि इससे पता भी नहीं चलता ये कब पॉइजन चले गया है, प्लस ये स्लो डेथ होती है। हाँ। तो डाउट भी नहीं आता है। ओके। तो ये दूसरी चीज़ कर दी गई थी। तीसरी चीज़ है, बिना पोस्टमार्टम के इतने जल्दी जैसे ही डेथ हुआ सीधे बोल दिया गया कि इनको हार्ट अटैक है, और इतने जल्दी उनका क्रिमेशन कर दिया गया। मतलब फॉलोअर समझ भी नहीं पाए क्या हुआ, उसने जल्दी करके क्रिमेशन कर दिया, सबूत मिटा दिए। और ये ऐसा हमारे देश में भी काफ़ी केसेस में बहुत केसेस में हुआ है ना। तो दैट ऑल्सो क्रिएट अ सस्पिशन कि भाई ये इतनी जल्दी क्यों किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, मतलब इस तरह से आप काफी सारी चीजें आप देखोगे, अगर आप अलग अलग लेवल्स पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक कॉन्स्पिरेसी है। एग्जैक्टली, ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी ही निकल रही है। नेक्स्ट चीज क्या है कि क्या हो गया था कि ओशो का जो पॉपुलैरिटी थे वो इतना ज़्यादा था कि एक समय पे काफ़ी सारे लोग उनके ब्लाइंड फॉलोअर थे कि उनको भगवान, उनने अपना नाम भगवान भी रखा था। बिल्कुल। ठीक है। अलग अलग समय पे अलग अलग नाम रखा है। तो उनको इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि उनको पता था कि अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। ठीक है। तो उनका क्रेज़ इतना बढ़ा गया कि उनको ना कोई मतलब नहीं था कि मेरी मैनेजमेंट क्या कर रही है, मेरा फाइनेंसेस क्या कर रहे हैं, मेरे लोग क्या। उनको सिंपल सा था, ये मेरा एरिया है, मैं इधर से निकलूंगा, इधर जाऊंगा, लोगों को सिखाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, दैट्स इट। इसके अलावा उनको नहीं पता था कि पड़ोस में क्या चल रहा है, ये चल रहा है। दैट इज बेसिकली एनलाइटनमेंट था कि भाई आपको यू आर सो सेल्फ अवेयर दैट यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग। इसलिए एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवाता हूँ, बहुत सारे लोगों को नोटिस करना कि आज के समय में बहुत सारे गुरुज हैं जो बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल्स देंगे कि जैसे कि अभी हाल फिलहाल में फ्रांस में ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ, इस तरह के एग्जाम्पल। बिल्कुल। ओशो कभी नहीं देते थे। वंस इन अ ब्लू मून उन्होंने बस प्रेडिक्शन किए थे, एड्स का किया था, उन्होंने जनरल किया था कि एड्स होगा आने वाले समय पे, जो हुआ। बट वो कभी ये नहीं कहते थे कि गाइस, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका में, क्योंकि ही वाज नॉट इन टच, ही डिडंट नो व्हाट इज हैपनिंग। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, वो बाकी का, तो जो भी वो नॉलेज पास करते थे ओशो, इट वाज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, इट वाज कमिंग फ्रॉम द एनलाइटेंड स्टेट, जो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। तो ही वॉज ऑलवेज इन टू दैट स्टेट। तो कॉन्स्पिरेसी के अगर 3-4 पहलू आप देखें, डेथ मिस्टीरियस क्यों, क्योंकि ना पोस्टमार्टम, सडन क्रिमेशन, ये सारी चीज़ें की गई। उनके कट्टर फॉलोअर्स को भी उनके पास आने नहीं दिया गया। ओके। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखते हैं, वो पॉइजन का इफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने नोटिस करा है। ठीक है। तीसरा, बहुत स्ट्रेंज अकरेंस हुई है कि ओशो के जाने के जस्ट 41 डेज पहले जो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, उनकी भी मृत्यु हो गई, सडन डेथ। ठीक है। वो भी कैसे हुई, क्या हुई, उसको चीज़ को दबाया गया। फोर्थ चीज़, जब ओशो वापस आए और उनकी डेथ हुई, तो उनकी माँ के मुख से पहला शब्द क्या निकला, उन लोगों ने इसे मार दिया। किन लोगों ने, क्या लोगों ने, वी डोंट नो, बट दिस इज व्हाट ही सेड। अनदर थिंग इज कि जो उनके आज भी एविड डिवोटीज, फॉलोअर्स, उनको गुरु जो मानते हैं, तो उनमें से एक आनंद अरुण जी हैं नेपाल के, जो उनके साथ 55 वर्ष रह चुके हैं। 55 वर्ष से वो ओशो के मैसेज को स्प्रेड कर रहे हैं आज भी। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ओशो से भी शायद ये चीज़ को कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी कि बिफोर ओशोज डेथ कुछ महीने पहले ही उनको ये इंट्यूशन हो गए थे कि कॉन्स्पिरेसी की जा रही है टूवर्ड्स हिज डेथ। एंड वो आज भी मानते हैं कि ओशो, क्योंकि उनकी इंट्यूशन तो सही निकली ना, कि उसी पीरियड में इस बात का जिक्र उन्होंने उनसे किया था। ओके। बट क्या होता है, ये एनलाइटेंड लोग बहुत अलग होते हैं, हम लोगों के समझ में एक्चुअल में हम नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकते हैं। तो वो एनलाइटेंड लोगों को क्या रहता है कि दे नो एवरीथिंग, उनको सब चीज़ें पता रहती हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग, जस्ट बिकॉज वार्तालाप निकला तो मैं बताता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि ओशो टूवर्ड्स द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके शरीर में गौतम बुद्ध जी का भी प्रवेश हुआ था, ऐसा कहा जाता है। जी अच्छा। हाँ। सो बेसिकली क्या था कि गौतम बुद्ध जी का एक वो था कि उनकी जो एस्ट्रल बॉडी है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल्स, तो उनको एक वेसल चाहिए था, वो एंटर करना चाहते थे। सो फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम वो ओशो के अंदर भी एंटर हुए थे, बट देन गौतम बुद्ध जी ऑल्सो रियलाइज्ड, एंड व्हेन ओशो रियलाइज्ड कि ओशो की लाइफस्टाइल अलग है, थोड़ा अलग। गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी, उनका स्टाइल एक अलग था और ओशो साहब का अलग था। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट दे बोथ डिपार्टेड फ्रॉम दैट एरिया, बिकॉज गौतम बुद्ध जी का ये था कि आफ्टर XYZ नंबर ऑफ ईयर्स, जब भी मेरे को एक एडिक्वेट रेलेवेंट वेसल मिलेगा, मैं उसमें एंटर करूंगा, जो उनको लगा ओशो का। बट देन ही, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं,
80% बॉलीवुड स्टार्स रीड अबाउट ओशो बट वो बोलते नहीं है जजमेंट के डर से, सब पढ़ते हैं। अच्छा, बोलते क्यों नहीं है, इस बात पे भी आते हैं थोड़ा, क्योंकि मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पर बहुत सारी ओशो की स्पीचेस हैं जिनके व्यूज़ मिलियंस में, बिलियंस में भी मैं बोल सकता हूँ कि हैं। आप भी पहली बार कभी ना कभी किसी ना किसी के थ्रू आप मिले होंगे। सबके जहन में, इंडिया के अंदर तो खास तौर पर मैं कहूँगा कि सबके जहन में ओशो को लेकर सबसे पहले अगर कोई बात आती है तो वो एक किताब का टाइटल होता है संभोग से समाधि तक। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर कुछ आता है तो उन्हें लगता है अरे ओशो जो है वो मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे सिविलाइजेशन से नहीं है, हमारे एक जो बॉक्स है उसके बाहर की बातें हैं। करेक्ट। क्या आपको, जब आप उसके अंदर गए, जब आपने ओशो को ज्वाइन किया, उनके क्लासेस में गए, उनके तमाम जगहों पर गए, क्या आपको लगा कि ये वही है जो बाहर देखा जा रहा है, बाहर के लोग सोच रहे हैं, बाहर की नज़र से देखा जाता है, या अंदर कुछ और है? यार देखो, बाहर तो बहुत ब्रेन वॉश कर दिया गया। ब्रेन वॉश इन द सेंस ओशो को विलन बना दिया गया। इसमें अगेन विदेश का हाथ है। बहुत सारे लोग सिर्फ रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, एक नेटफ्लिक्स के एक सीरीज से लेते हैं, विदाउट इवन रियलाइजिंग वो भी बनाया विदेशों ने। देखिए, सिंपल सी बात है, आज अगर हम दोनों दोस्त हैं, आपको अगर एक नेटफ्लिक्स पे मेरे ऊपर सीरीज बनानी है जी, तो आप ऑब्वियसली मेरा अच्छा साइड ही दिखाओगे ना। बिल्कुल, आप बुरा थोड़ी दिखाओगे। सेम वाइज जैसे आज से कुछ साल पहले एक बहुत बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार की जीवनी बनाई गई, उन्हीं के एक बहुत खास दोस्त ने बनाई गई, जिन पे टेररिस्ट का एलिगेशन, काफी सारे एलिगेशन थे, लेकिन उस मूवी को देखेंगे तो लगेगा यार कितने अच्छे इंसान हैं, होंगे सबसे बड़ा विक्टिम यही है, सबसे बड़े विक्टिम वही है। तो ये सबका वर्जन रहता है। सेम नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज बनाई गई वो ओशो के लोगों ने नहीं बनाई, वो विदेशी लोगों ने बनाई है, तो वो परसेप्शन बना रहे हैं। एक और एलिगेशन है कि भगवान से दूर ले जाते हैं, मतलब जो हमारे सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसमें जो भगवान की पूजा दुनिया जहान है, देखिए उन सबसे दूर ले जाते हैं ओशो, इसको और अपनी थेरेपी लगा देते हैं। नहीं, अब मैं पहले इसको समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार ओशो से पूछा गया कि आपको क्या लगता है सबसे एनलाइटेंड सोल्स कौन से हैं, तो उन्होंने बोला 12 नाम लिए। उसमें उन्होंने कृष्ण का नाम भी लिया, ओके, शिव जी का भी नाम लिया, गोरख का नाम लिया, बुद्धा का नाम लिया, इस तरह से 12 नाम लिए। फिर उनसे सामने वाले ने पूछा यार हमको 8 नाम बताओ। फिर उन्होंने हटाया, अभी भी कृष्ण का था। उन्होंने बोला आप राम क्यों नहीं ले रहे हो, तो उन्होंने बोला क्योंकि कृष्ण के अंदर जो गुण है वो राम के अंदर कवर्ड हो चुके हैं। सो राम वाले गुण ही कृष्ण के अंदर है, वही सेम स्वरूप है, एक दूसरे एरा में आए बट सेम स्वरूप है। फिर धीरे धीरे काट काट के 4 बचे, तो 4 में उन्होंने कृष्ण को भी रखा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा। उन्हें एक और नाम रखा गोरख। गोरखनाथ को वो मानते थे कि जो तंत्र हो गए, तंत्र को लेके ही इज द मास्टर। शिव को उनने भी रखा क्योंकि इनफैक्ट उनकी एक बहुत बढ़िया डिस्कोर्स है जिसको विज्ञान भैरव तंत्र कहते हैं, विच इज जो बहुत बिफोर ओशो लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती थी विज्ञान भैरव तंत्र क्या है जो शिव ने अपनी पार्वती को सिखाया। इट वॉज ओशो विच सिंप्लीफाइड द एंटायर थिंग, जिसको बुक ऑफ सीक्रेट्स करके कहते हैं। अच्छा, मतलब ओशो से अगर कोई जुड़ता है तो वो तंत्र में भी जा सकता है? मतलब तंत्र की प्रैक्टिसेस हैं वहां पर? पहले आप समझिए तंत्र होता क्या है। हमने तंत्र को भी हमने वो तांत्रिक वाला ही चीज समझा है, सुनकर वहीं जाता है दिमाग। तंत्र इज टेक्निक। तंत्र का एक्चुअल मीनिंग इज टेक्निक। सो विज्ञान भैरव तंत्र आपको काफी सारे मेडिटेशंस बताते हैं जो शिव जी ने निकाले हैं, ओशो ने जस्ट इंटरप्रेट करके दिया हुआ है। दीज आर दोज मेडिटेशन टेक्निक्स, इनमें से आप कोई से भी एक निकाल लो, 2 निकाल लो, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। आप उसको एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिस करो, 5-6 दिन करो, आप आराम से कि व्हाट सूट्स, बिकॉज देखिए हर इंसान अलग होता है। अब आप एक बात बताइए, आपको अगर सर दर्द है, मैं आपको पेट दर्द की दवाई दूंगा, आप नहीं सही होगे, बिल्कुल करेक्ट। तो सारे बीमारी, सारी प्रॉब्लम का निवारण अलग है, करेक्ट। बिल्कुल। जो जूता आपको फिट होगा जरूरी नहीं मुझे फिट होगा, एग्जैक्टली करेक्ट। आपकी पर्सनालिटी अलग है, मेरी पर्सनालिटी अलग है। तो ओशो ने भी यही चीज समझी, तो उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र को जब क्रैक किया, उन्होंने अपने वर्जन में बताया जिसको बुक ऑफ सीक्रेट्स करके, काफी थिक बुक है, उससे उनने कम्युनिकेट करा। अच्छा, बाय द वे ओशो ने आज तक एक भी किताब खुद से नहीं लिखी है, आज तक एक किताब नहीं लिखी है। 650 किताबें लिखी गई हैं, वो सब उनके डिस्कोर्सेज है, वो जो बोलते थे उनके फॉलोअर्स उसी को कंपाइल करके लिखते थे ये सारे। तो बहुत लोगों को मिथ है कि ओशो ने किताब लिखी है, ओशो ने आज तक एक भी किताब नहीं लिखी है। वो बात अलग है कि ओशो ने 1.5 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई थी, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि हम जब ये बात कर रहे हैं तो तंत्र वैसा वाला चीज़ नहीं होता है, लोगों को लगता है सिर्फ तांत्रिक वाला। तंत्र इज जस्ट टेक्निक। सो ओशो के इसमें कोई ऐसा तांत्रिक वाली चीज़ें नहीं होती, या देयर आर डीपर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, बट वो आप तभी कर पाओगे जब आप बेसिक पे जाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देते हैं, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैं पहली बार जा रहा था नेपाल में, क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ पर एक ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो मैंने सुना डायनेमिक मेडिटेशन के बारे में। अब हैं हम सोशल मीडिया वाले, तो हम लोग तो पहले तो सारे वीडियोज़ और ये सब चेक करेंगे पहले। हम बोले अरे यार लोग कैसे हैं, कोई रो रहा है, ओशो के वीडियोस देख रहे हैं, सामने रो रहा है, चिल्ला रहे हैं।
मैंने बोला क्या चल रहा है, बोला बट क्यूरियोसिटी रहती है, जाके देखेंगे। मैंने बोला ये सब थोड़ी अपन करेंगे। बट मेरा एक आदत है कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, चाहे मैं सदगुरु के आश्रम में जाऊँ, चाहे श्री श्री रविशंकर के आश्रम में जाऊँ, चाहे इस्कॉन जाऊँ, चाहे कहीं पर भी जाऊँ, किसी भी, चाहे जैन मंदिर जाऊँ, कहीं, आई सरेंडर माई सेल्फ। ओके, कि मैं पहले से क्यों क्वेश्चन उठाऊँ, पहले से हम लोगों की आदत है हम जजमेंट पास कर देते पहले। मैं जब तक उसको अपनाऊंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तब तक मैं जजमेंट पास नहीं करूँगा। ओके, तो मैं इस माइंडसेट से गया, बोले यार सब चिल्ला चोट कर रहे हैं, क्या है मेरे से, तो देखते हैं चलो। तो पहले दिन डायनेमिक मेडिटेशन सुबह 6:37 के आसपास शुरू हुआ। 10 मिनट के अंदर मैं रो रहा हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगले 4 दिन मैं इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे वो वाले पार्ट में जो 10-15 मिनट बाद आ रहा है, जहां मेरा इमोशन निकल रहा है, 3 दिन तक तो मैं रो रहा था, उसको एक्सेप्ट करने वाला। सोचो इंसान रोने के लिए जा रहा है, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, बाकियों को नहीं पता, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। मैंने जब वहाँ के ट्रेनर और इनसे पता किया भाई क्या हो गया ये अचानक से, तो क्या होता है कि हम लोगों के अंदर बहुत सारे हेल्ड अप इमोशंस होते हैं जो हमको भी नहीं पता है। उदाहरण के तौर पे आपके लाइफ में लास्ट 30-35 साल में, बचपन में जब आप 4 साल के थे तब किसी सीनियर ने आपको इतना पीटा होगा, जब आप रो रो के पागल हो गए, आज आप वो भूल गए होगे, आपके ध्यान में भी नहीं होगा, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठा आज भी सेव है। Exactly. और वही एक छोटा सा पेन बना होगा जिसके चक्कर में आप किसी सीनियर को ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको भी नहीं पता क्यों नहीं करते हो, ये बिकॉज ऑफ दैट है। जो इंसिडेंट शायद आप भूल भी चुके, बहुत ब्लर है, ये आपको वो इंसिडेंट याद नहीं दिलाएगा, ये उस वेंट अप इमोशंस को खोल देगा। ओके, डायनेमिक मेडिटेशन। बट ये सब लोग नहीं कर पाते क्योंकि पहला ही स्टेप क्या होता है, डीप ब्रीदिंग, बहुत जोर जोर से 10 मिनट तक। अब जस्ट सोचो बिना रुके 1 मिनट में लोगों की हालत टाइट हो जाए, बिल्कुल 10 मिनट करने बोल रहे हैं। फिर और भी स्टेप्स है, 1 घंटे का पूरा प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद ये पूरा होता है। हाँ, फिर ये पूरा मेडिटेशन कवर होता है। ओके, 1 घंटे का मेडिटेशन है। तो और ये ओशो ने अपने सिलेक्ट ग्रुप, कोर ग्रुप में एक्सपेरिमेंट पहले किए, 1-2 साल करते थे, फिर वो इंट्रोड्यूस करते थे कॉमन पब्लिक के लिए, देखते थे कि ये चीज़ क्या कैसे फंक्शन कर रही है, क्या इफेक्ट हो रहा है, हाँ इट इज़ हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट, इस तरह से वो प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, तो जब मैंने ये चीज़ देखी फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो है। देन देखिए आजकल क्या होता है, फैंसी वर्ड्स बहुत चलते हैं, कुंडलनी जग जाएगी, ये बहुत, तो मेरे को लगा कुंडलनी इनकी भी वही होती होगी, कुछ तो जग जाएगा। मैंने बोला ठीक है, खासकर हमारी एज के लोग जिन्होंने बचपन में शक्तिमान देखा हो, Exactly. गंगाधर के पीछे वो कुंडली जागृत हो रही है, फिर हम शक्तिमान बन जाएंगे। बिल्कुल। तो आई सेड कि लेट मी ट्राई द कुंडलिनी मेडिटेशन, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं सरेंडर करता हूँ। अब इनकी कुंडलिनी बहुत अलग है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन बिकॉज मैं सही बंदा नहीं, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं करता हूँ तो फिर वो ठीक है, बट मैंने देखा लिटरली आई कुड फील सम सेंसेशन आफ्टर 3rd डे। ओके, नॉट फर्स्ट डे पे हाँ लगा कुछ तो है, 3rd डे से मेरे को फील हुआ। तो आई रियलाइज्ड कि यार बॉस देयर इज सम सेंस, क्योंकि लिटरली जब डायनेमिक किया एंटायर डे आई वाज सो एनर्जेटिक। मतलब लोग मतलब मैं इन जनरल भी लोग काफ़ी कहते हैं कि भैया तुम अलग ही एनर्जेटिक हो, दिन में 6 शूट कर लोगे, उसके बाद शाम को भी जाके डांस भी कर लोगे, फिर घूमने भी निकल जाओगे, ट्रैवल भी कर लोगे, पता नहीं, बट दिस डायनेमिक मेड मी मोर एनर्जेटिक। ओके, तो जब आपको अंदर, और फिर मैंने साइंस भी जोड़ा कि ब्रीदिंग टेक्निक हो रही है तो कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्व का कुछ तो भी हो रहा है यहाँ पे, ब्रेन का कुछ हो रहा है, प्लस वहाँ पे कुछ एक फिजिकल भी करवाते हैं एक्टिविटी, जिसके चक्कर में ऑब्वियसली कार्डियो टाइप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे मैच हो रही है। फिर लास्ट में रिलैक्स भी करवा रहे हैं, शवासन जो होता है, तो मेरे को मैच भी हुआ कि हाँ थोड़ा साइंटिफिक रेफरेंस एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ दिख रहा है कि ये ऐसे ही नहीं है। तो आप साइंस के बेसिस पे लो, स्पिरिचुअल बेसिस पे लो, या किसी बेसिस पे लो, कुछ तो अब जब इंसान खुद करेगा तब उसको अगर रियलाइज होगा तो उसी बेसिस पे तो एक्सेप्ट या डिस्कार्ड करेगा। सिंपल सा है। आप किसी कपड़े की दुकान में जा रहे हो, आप देख रहे हो वो कपड़ा अच्छा है, पर जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं ना आप पे कैसा लगेगा, फिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। आप ट्राई करोगे ना, दैट इज़ प्रिसाइजली। तो जो आपका सवाल है कि क्या आपने देखा कि बाहर की धारणा, तो बाहर की बहुत सारी धारणाएं गलत है। 3 रीजन है उसके, क्योंकि पहले तो ओशो की विरासत को बिगाड़ने की कोशिश करी है विदेशियों ने फॉर देयर सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट। ओशो यहाँ पे सोते थे, उसकी ब्रिक बेची जा रही है 30,000 रुपये में, 40,000 रुपये में, जबकि वो ब्रिक बेच के ख़त्म भी हो गई है, बट स्टिल मनी माइंडेड वेस्टर्न पीपल, तो वो वाली चीज़ हो गई है। ओशो के नाम पे पेटेंट और ट्रेडमार्क कर लिया। सोचो इंसान के नाम पे ट्रेडमार्क और पेटेंट हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ वो हो गई। तीसरी चीज़ अगर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक आम इंसान के पास सोर्स क्या होता है समझने का, वो इतना किताबें पढ़ता नहीं है, वो लोगों से मिलता नहीं है, वो मीडिया जो दिखा रही है उसी के बेसिस पे बनाते हैं। तो मीडिया के हिसाब से ही परसेप्शन वो बनाते हैं। उनको लगता है कि ओशो इज जस्ट अ सेक्स गुरु। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि ओशो का एक पार्ट जरूर था जहां पर वो सेक्स के बारे में वोकली बात करते थे, बट सेक्स वॉज नॉट द ओनली थिंग ही टॉक्ड अबाउट। उन्होंने लव के बारे में बात करी, उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी कहानियों के थ्रू, जैसे
अब कहानी का जिक्र हुआ तो एक क्विक कहानी मैं बताता हूँ। आप सोचिए कितने प्यारी तरीके से वो डिलीवर करते थे। ऑब्वियसली मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, बट अभी एक सिंपल सा है, एक व्यक्ति था, वो भगवान पे नहीं मानता था, एथिस्ट जिसको कहते हैं, बिल्कुल नहीं मानता था, नास्तिक था। उसने डिसाइड किया कि भैया आसपास मेरे सब नास्तिक ही होने चाहिए, बट ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता, भारत में आप रह रहे हो तो नहीं रह सकते। उसका बेटा होता है पैदा, बोलता है बेटे को तो मैं नास्तिक बना के रहूँगा। कैसे? वो क्या करता है, वो हर जगह बोर्ड प्लेस कर देता है, गॉड इज़ नोवेयर करके लिख देता है, ठीक है, गॉड इज़ नोवेयर, गॉड इज़ नोवेयर ऐसा करके वो हर जगह लिख देता है। बोले बेटा रोज पढ़ेगा, उसके सबकॉन्शियस में ये पढ़ेगा, ये हो गया, ठीक है। बेटा जब बोलने की उम्र में होता है तो पापा पूछते बेटा क्या है, बेटा क्या पढ़ता है, गॉड इज नाउ हियर, ओके, नोवेयर नाउ हियर। बच्चे तो तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं और पिताजी सर पकड़ लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स। आप सोचिए हम कैसे किसी चीज़ का नज़रिया रखते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। एक चीज़ किसी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ओशो ने कितने प्यारे तरीके से इस चीज़ को कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है। और एक आपको बताते हैं एक बार, और ये तो आज के समय पे बहुत ज़्यादा वैलिड होगा, लोगों को समझना चाहिए। एक गांव रहता है, और मैं बता दूं ये ओशो की कहानी है, ओशो ने डिस्कोर्सेस में दी, मेरी नहीं है, ओके, ठीक है। तो एक गाँव रहता है, गाँव में एक व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति के पास वो बढ़िया सुखी जीवन रहता है, सेटिस्फाइड जो बोलते हैं ना, छोटा जीवन, सरल जीवन, सुखी जीवन, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसका एक बेटा रहता है, वाइफ रहता है, वो दोनों अपना खुशी रहता है, वो बढ़िया अपना मजदूरी करता है, आता है, खाता है, खुश रहता है, सेटिस्फाइड है, ठीक है, अपनी खेती करता है। एक दिन गांव में उसके एक घोड़ा आ जाता है और उसके ही घर पे आके रुक जाता है, तो उसका संभालने लग जाता है। गांव वाले जितने लोग रहते हैं आसपास दोस्त, भाई तो कितना लकी है यार, एक घोड़ा 1 लाख रुपए का तू बेच देगा, माला माल हो गया। गाँव वालों के लिए 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है। सही बात। तो बोला यार देखो जो है भगवान ने दिया, मैं तो खुश हूँ, इसको भी खिलाऊंगा, अपने घर वालों को भी खिलाऊंगा, भगवान की दुआ से है, सेटिस्फाइड। 2 हफ्ते बाद वो घोड़ा गायब हो जाता है। तो फिर गांव वाले यार तो कितना बदनसीब है, 1 लाख रुपए कमा सकता था, तेरा पूरा घर का रिनोवेशन हो जाता, आलीशान बंगले में हो जाता तू गांव में, बट तूने तो मिस कर दिया। बोले यार देखो जो होता है भगवान अच्छे के लिए करता है, मैं तो खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बच्चा है, बीवी है। 3 हफ्ते बाद नई चीज़ होता है, वो घोड़ा अपने साथ 7 घोड़ों को जंगल से लेके आ जाता है। तो ये गाँव वाले फिर भाई नसीब तो तुम्हारा है, 7 + 1 8 लाख रुपए, बिल्कुल, तुम तो भैया सेठ इंसान बन गए। बोले जो होता है भगवान के लिए होता है, इतने को खिला सकते हैं, खिला देते हैं। फिर क्या हो जाता है, अगले हफ्ते 3 हफ्ते बाद उसका बेटा एक घोड़े को चलाता रहता है, गिर जाता है, ऐसा गिरता है कि उसके पैर को एम्पिट्यूट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। फिर वही गांव वाले, भाई क्या बदनसीब है यार, एक बेटा था, शादी की उम्र हो रही थी, अब तो पैर चलेगा, तो क्या है यार, कितना सब वो बात करें। फिर अगेन भाई एटलीस्ट बेटा है तो सही मेरे साथ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान है मेरे साथ, आई एम हैप्पी। फिर उसके 4 हफ्ते बाद सिविल वॉर अनाउंस होती है, पूरे गांव के सारे लड़कों को जाना पड़ता है, इसके लड़के को नहीं जाना पड़ता, बिकॉज बोलते कि भाई तो पाओ नहीं है। अगेन गांव वाले, किस्मत वाला है, किस्मत वाला है। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई लाइफ में संतुष्टि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों को लगता है इतना पैसा आ जाएगा, इतना करोड़ कमा लूंगा तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा। काफ़ी सारे सुसाइड फिर क्यों करोड़पति वाले कर रहे हैं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्यों डाइवोर्स हो रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ओशो ने कितने बखूबी तरीकों से, आप समझ रहे हैं, मतलब इतने प्यार तरीके से। वो गौतम बुद्ध जी के भी काफ़ी एग्जाम्पल, एक किस्सा गौतमी जी का वो बताते हैं, गोस्वामी या गौतमी जी का। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा, एक आखिरी कहानी, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो ओशो कहते हैं कि एक कहानी गौतम बुद्ध जी के रेफरेंस से बताते हैं कि एक बार एक औरत रहती है, उनका छोटा सा बच्चा रहता है जिसकी डेथ हो जाती है। वो हाथ में उठा के दर दर भटकती हैं। कुछ लोग मजाक बनाते हैं कि बोले अरे तो मर गया, कुछ लोग दुख जताते हैं कि ये हो गया। सबको जाके बोलती है इसको प्लीज़ जीवित कर दो, प्लीज़ इसको जीवित कर दो, प्लीज़ इसको जीवित कर दो। एक घर ठकठकाती है तो फाइनली एक समझदार व्यक्ति मिलता है, देखो भाई इसको तो जीवित एक ही व्यक्ति करा सकता है, गौतम बुद्ध जंगलों में बैठे हैं, जाओ। तो बोले ठीक है। तो ये निकल जाते हैं गौतम बुद्ध के पास जाते हैं। गौतम बुद्ध जी ये जीवित हो सकता है? बोलते हैं हाँ हो सकता है। तो बोले कैसे? तो बोले काम करो, जो सेसमे सीड्स होते हैं सरसों के, बोले तुम ना किसी ऐसे घर से सरसों के सीड लेके आओ जिसके घर पे किसी की मृत्यु ना हुई हो, तुम ले आओ मैं जिंदा कर दूंगा। वो जाते पहले घर पे, किसी के चाचा गए, किसी के पापा गए, किसी के मम्मी गए, किसी के दादा गए, कोई ना कोई गए। शाम को थक हार के आ जाती है, एक घर नहीं मिला जिसमें से। तो बोले यही प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज़, हम उससे इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि भाई जीवन आया है तो मृत्यु आएगी ही होगी। आप जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे आप बहुत सारे पेन से निकल जाओगे। तो कितने प्रेम पूर्वक वो इन सारे मैसेजेस को डिपिक्ट करते थे।
वो एक सिंपल सी चीज़ कहते थे। ओशो क्या कहते थे, हम लोगों ने एक बहुत गलत स्पिरिचुअलिटी को गलत तरीके से लिया है। हम क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल मतलब सीरियस इंसान, एकदम शांत बैठा होगा। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ सीरियसनेस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है लाइटनेस। जब आप एकदम लाइट फील करोगे, कोई परवाह नहीं है, बेफिक्रे। इसलिए एक बार एक बुचर जो काटता था, वो जब गांव में आया तो तब डिस्कशन हो रहा था कौन सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल, कौन सबसे ज़्यादा एनलाइटेंड है। बुचर बोला मैं हूँ। लोग हंसने लग गए, अरे तुम जो दिन भर काटा पीटी करते हो वो एनलाइटेंड है। ओशो ने रोका, बोले वो सही कह रहा है। बोले बताओ तुम क्यों हो? बोले क्योंकि जब मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं वो सिर्फ वही कार्य कर रहा हूँ, सेल्फ अवेयरनेस है, मैं ऑन इन द प्रेजेंट हूँ। मैं अपनी चीज़ ईमानदारी से कर रहा हूँ, मेरा कर्म सही तरीके से कर रहा हूँ। नाउ आस्क हाउ मेनी पीपल, अगर वो आज कहीं पर मूवी देखने भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, 3 चीज़ें अलग सोच रहे हैं, 6 बार अपना फ़ोन देख रहे हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की। अब ये बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनाई अलग अलग कि कहाँ कहाँ डिस्कोर्स पर क्या क्या कहा। मैं एक चीज़ समझ पाया कि जो रियल लाइफ है, अभी आपने भी शुरुआत में कहा था कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हम लोगों के ऐसे होती हैं जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उन चीज़ों को, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे खाके के बाहर की चीज़ है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे एंसेस्टर्स ने इसे मना किया है। एक पॉइंट पर आता हूँ जो एक और कंट्रोवर्सी है। जब मैं ओशो के बारे में सर्च कर रहा था गूगल पर, माँ शीला का नाम बहुत जोड़ा जाता है और माँ शीला को लेकर भी कई कंट्रोवर्सीज का जिक्र होता है। करेक्ट। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जिक्र होता है। ये कंट्रोवर्सी कैसे कनेक्ट होती है ओशो के साथ? ये जो रजनीशपुरम की मैंने बात बताई, तो उस समय पे माँ शीला पूरा बागडोर संभाल रही थी एज अ सेक्रेटरी। ओशो अपने डिस्कोर्स दे रहे थे और एज अ सेक्रेटरी बनने की कहानी भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। हाँ, वो कंट्रोवर्सी तो देखिए, ओशो की लाइफ इज कवर्ड विद अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, ठीक है। बट अगर हम एक एक कंट्रोवर्सी को डिकोड करने लग जाए, लोगों का इंटरेस्ट होगा, अगर वो और पार्ट डिमांड करेंगे, एक पार्ट 2 फॉर दिस, तो तब हम और डिटेलिंग में करेंगे, क्योंकि ओशो इटसेल्फ इज नॉट अ हिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री, ठीक है, जो क्रैक करना आसान नहीं है, बट अगर कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई कम स्ट्रेट टू द कॉन्स्पिरेसी पार्ट। एग्जैक्टली। तो 1984 ऑरेगन में एक बहुत बड़ा किस्सा बाहर आया। तो 700 लोगों को अफेक्ट हो गया था, फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ठीक है। सैल्मोनेला जो वायरस होता है उनके खाने में पाया गया, जिसके चक्कर में बहुत लोगों की तबीयत खराब हुई। लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि ये माँ शीला और उनके गैंग ने किया था। ओके। इसमें ओशो ने कभी इनको करने नहीं कहा था। क्यों कहा था? देखिए, आप इस चीज़ को समझिए। क्या हो गया था कि जब धीरे धीरे विदेशी लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि किस प्रकार से ये लोग पूरा अपना एक शहर बना दिए, शहर चला रहे हैं, तो शहर चाहता था कि इंडिपेंडेंटली हम लोग इस जगह को पूरी तरीके से चलाएं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, अपना ही सरकार बने, सब कुछ बने। तो इलेक्शन की बात हुई। अब इलेक्शन की बात हुई तो दे वांटेड टू मेक श्योर, माँ शीला वांटेड टू मेक श्योर कि कुछ भी हो, जीत हमारे गुरु की ही टीम की हो। ओके। गुरु को तो इतना कोई अंदाज़ा भी नहीं था क्या चल रहा है बाहर, ठीक है, क्योंकि ओशो की एक आदत थी, वो बहुत बार साइलेंस में चले जाते। 3 साल वो साइलेंस में चले गए थे। साइलेंस में वो इंट्रोस्पेक्शन, 3 साल तक नो कांटेक्ट। बट आप जब सोचो, उनका साइलेंस भी इतना बड़ा था, वो साइलेंस में बैठेंगे, वो देखने के लिए लोग आते थे दूर दराज से। ऐसी चीज़ थी, कुछ तो होगा। वो साइलेंस में भी लोग बड़े खुश हो जाते थे। सो माँ शीला ने पहले ये किया कि भाई हमारा, तो उन्होंने सोचा कि भाई वोट्स कैसे जीता जाए, अगर दूसरी पार्टी के वोटर से हटा दिए जाएँ और सिर्फ हमारे ही लोग रहें तो वो हो जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या प्लान करा था कि जो गलत थी, जो ओशो ने भी कहा है, मैं बताऊंगा कैसे। तो दूसरा क्या किया कि तब एक रूल रहता था कि वोटिंग के लिए एप्लीकेबल कौन लोग होंगे जब वो 30 दिन एटलीस्ट उस शहर में रुके हुए हो, स्टेशन हो। ओके। तो उन्होंने क्या किया, जो सिटी के बाहर के जितने भिखारी थे, जितने बाकी सारे लोग थे, उनको 30 दिन पहले से लेके खाना पीना आसरा आश्रम में देने लग गए ताकि उनको वोटिंग राइट्स मिल जाए। वो बात अलग है कि बाद में गवर्नमेंट ने उस हक को भी छीन लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया, चेंज कर दिया कि नहीं, नॉट अलाउड। तो वो प्लान फेल हो गया। तो माँ शीला बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थी, वो चाहती थी कि वो चीज़ उनके गुरुदेव जीते हैं और हमारा ही पूरा साम्राज्य हो, हमारी ही सरकार हो, हमारा ही सब कुछ हो। तो उन्होंने कुछ लाइन क्रॉस कर दी। जैसे यूएस की सबसे बड़ी वायर टेपरिंग की जो किस्सा था, वो भी इन्हीं के आश्रम में आया था। लेकिन आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो ना, ये चीज़ें पता कैसे लगी लोगों को? ये पता लगी बिकॉज ऑफ ओशो। ओशो के जब उनके क्लोज फॉलोअर्स ने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर हो रही हैं, तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी और एक बाहर आके कॉन्फ्रेंस में चुप्पी तोड़ने के बाद उनने सीधे कहा कि मैं दरख्वास्त करता हूं कि सरकार आए और हमारे इधर चेकिंग करे क्योंकि गलत काम हुए हैं।
अगर ओशो ने खुद ने ये चीज़ की होती तो वो खुद आके क्यों ओपनली कहते? ठीक है, उन्होंने खुद ने आके कहा कि भाई सरकारी संस्था आए, और सरकारी संस्थाओं को यही एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, कोई हमें एक मौका दे कि अंदर जाके हम घुस पाए अंदर, क्लोज बैरिकेड्स के अंदर जाएं और पता करें। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो गलत हो रही थी, और इसी के चक्कर में और कोइंसिडेंटली उसी समय पे माँ शीला अपने 12 सहयोगियों के साथ प्राइवेट जेट लेके उड़ गए। एलिगेशन ये भी लगा कि उस समय पे जो करीब करीब कुछ 40-50 करोड़ रुपए संस्था के अकाउंट में थे, वो भी शायद ये लेके निकल गए थे। इस तरह के आरोप भी लगे, जिसको उन्होंने डिनाई किया हुआ है। सो ये जो चीज़ थी, ये किस्सा था, इसमें ओशो का कहीं भी हाथ नहीं था। इनफैक्ट द रीज़न, जब उन पे किस्से, जब केस चला और ये सारी चीज़ें चले, बट स्टिल उनको बाइज्जत बरी करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा? बिकॉज कोई भी उनके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं निकला। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना वेपन उठाए सरकारों को हिला दिया, जिनको जेल में रखने की कोशिश कर। अच्छा, और एक चीज़ आप देखिए, साजिश किस लेवल तक है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। सो समय ऐसा था कि जब कोर्ट पे केस चल रहा था, ठीक है, तो सरकार को लगा कि भाई ऐसी चीज़ डालो जिसमें इनको समय लग जाए, तब तक हम देखते हैं, ठीक है। मतलब किस हद तक कोई सरकार गिर सकती है, आप सोचिए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, 10-12 करोड़ रुपए कुछ ऐसा निकाला गया, बेल का अमाउंट है, ये दे दो और निकल जाओ। उन्होंने अनुमान लगाया था कि इनकी फॉलोइंग इतनी तो है कि 5-6 घंटे में हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि 1 घंटे में हो जाएगा, ऐसी फॉलोइंग है, ठीक है। तो भाई उनके फॉलोअर्स ने तो तक टक कर दिया। तो 1 घंटे बाद ओशो बोले कि ठीक है चलते हैं, और वहीं उस प्रिजन से जो हमारे छोटे मोटे सामान हैं वो लेके आ जाते हैं, और फिर हम अपने देश के लिए रवाना होंगे। तो उधर जाते हैं, तो पहला शॉकिंग देखते पूरा प्रिजन खाली है। बोले यार ये पूरा फ्लोर क्यों खाली है? कोई फेस्टिवल भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, सारे आरोपी गायब है। चलो ठीक है, सामान उठाते हैं, वहाँ से निकलते हैं। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद उनको खबर क्या आती है कि उस प्रिजन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उन सेल्स में। ओके, कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, उसी समय पे सारे लोगों को बाहर किया गया है, और कहीं ना कहीं सोचा गया था कि एटलीस्ट 4 घंटे तो लगेंगे। फिर जब वापस आया जाएगा तब देखते हैं क्या हुआ होगा। और ये तो 1 घंटे में काम हो गया और वो निकल गए, इसलिए ये आज तक पता नहीं चल पाया। अदरवाइज कोइंसिडेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको और एक बताता हूँ, ये मैंने इंटरव्यू लिया था तो मैं बताता हूँ कि रंग दे बसंती के वन ऑफ द राइटर्स हैं कमलेश पांडे जी, वो ओशो के सन्यासी हैं इतने सालों से। ये कथा उन्होंने अपनी ज़ुबान बताई, और रंग दे बसंती सबको पता है कितनी शानदार सुपर डुपर हिट। उन्होंने खलनायक भी लिखी है, काफ़ी सारी लिखी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे ऐसे पूछा कि आप इतना मतलब मानते तो वो पहले से थे, बट और ज़्यादा आपका विश्वास आपकी वाइफ का कैसे बढ़ गया? तो उन्होंने, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कहा है तो मेरे को बताने में कोई हर्ज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस उन लोगों का बेबी नहीं हो रहा था। ओके, तो वो ओशो के पास गए। ओशो ने एक समय बताया, कुछ 4 या 5 ईयर्स, 4-5 ईयर्स तक बेटा अगर तुमने ये वाला पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिटेशन किया देन यू विल हैव द बेबी। मेडिकल कुछ नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने बोला एग्जैक्ट जो समय बोला था ओशो ने, उस समय के बाद उस प्रैक्टिस के करने की वजह से। सो ऑब्वियसली विश्वास बढ़ेगा ना अगर इस प्रकार की चीज़ें होने लग जाए। और ये तो कम है, एक और हमको एक सन्यासी ने बताया था कि हमारे ऑफिस में हमको कभी छुट्टी नहीं मिलती, कुछ भी कर लो, कितने एप्लीकेशन डाल दो, नहीं छुट्टी मिलती है। और तब कुल्लू में कुछ कुल्लू के पास में शिविर था इनका ओशो का। तो ओशो ने इससे पहले कहा, जब नीचे शिविर चल रहा था, तुमको उस वाले में आना है, तो बोले सॉरी गुरुदेव, ये तो अपना सिटी था, आगे उधर नहीं आ सकते, और ऊपर से आप तो 9 दिन के लिए बुला रहे हो, 9-10 दिन के लिए, इतनी तो छुट्टियाँ देंगे ही नहीं, आज तक नहीं दिया, मैं 3 साल से ट्राई कर रही हूँ। बोले तुम आ रही हो, बस इतना बोला। उसने बोला ठीक है, एप्लीकेशन हर बार लिखते हो रिजेक्ट होता है, इस बार भी लिख देती हूँ। वो एप्लीकेशन ने फ्राइडे को लिखी, मंडे को सुबह को उनका टेबल अप्रूव्ड आ गया। अब वो बोले भाई आज तक जीवन में जो चीज़ क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? अच्छा, इस दुनिया में वैसे भी चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। अगर मैं किसी मंदिर में जाऊँ, ये एक आम धारणा बता रहा हूँ, मंदिर में जाऊँ करेक्ट कि हे प्रभु मेरा कल ये काम हो जाए, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बहुत नॉर्मल सी बात है, हर आदमी करता है। करेक्ट। और हो जाए तो अगले दिन से नहीं, वो पूरी जिंदगी उस मंदिर में जाता है, भले कोई दूसरी मनोकामना उसकी पूरी हुई हो ना। बिल्कुल। तो विश्वास यहीं से बनता है। एक आखिरी सवाल मेरा है कि क्या आप आज तक जितनी भी हद तक आप ओशो के आश्रमों से जुड़े, क्या आपकी जिंदगी में भी बड़ा चमत्कार कोई हुआ? चमत्कार या type- चेंजेस, बड़े चेंजेस हुए हैं, बड़े चेंजेस, मतलब चमत्कार तो नहीं कहूँगा मैं, आज भी उनको समझ रहा हूँ। ओके। बट हाँ चेंजेस हुए हैं
ज़िंदगी को देखने का एक आउटलुक ज़रूर चेंज हुआ है। जैसे उनका मेरे को जो ओशो का समझ में आया, प्रेजेंट में रहना, बोलना बड़ा आसान है, बड़ा डिफिकल्ट है। तो ये मैं एक चेंजेस मैंने देखा है कि आज से 2.5 साल पहले मेरे ऊपर, देखिए सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी होती रहती है, ठीक है। 2.5 साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई, तब 2-2.5 साल पहले, तब मेरे इंस्टा पे 150K थे, मोर्चा ही निकाल गए, अनफॉलो अभिषेक, ये वो फलाना ढिमका। 9 महीने के अंदर मेरे हाईएस्ट फॉलोइंग हो गई इंस्टाग्राम। 2.9 मिलियन है ऑलरेडी, हाँ, एंड इट ऑल हैपेंड इन 8-9 मंथ्स, ठीक है, उस समय पे, एंड बिकेम द हाईएस्ट फॉलोड इंस्टाग्राम फॉलोअर इन बिजनेस एंड इंडियन बिजनेस एंड फाइनेंस कंटेक्स्ट। TEDx सबसे ज़्यादा मेरे को इन्विटेशन है और सबसे ज़्यादा डिलीवर किए इन द बिजनेस एंड फाइनेंस इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये तब उस समय पे मेरे को 2 महीने लगे थे थोड़ा मेंटली इस चीज़ निकलना शुरू हो गया था, बट 2 महीने लगे थे थोड़ा, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ हो गया, सब मीडिया कवर करते हैं, पता है वो हो जाता है आसपास के। इस बार वापस एक इशू हुआ था, आई थिंक आज से 6-8 महीने पहले। इट टुक मी 2 hours, ओके। एंड आई वाज लाइक ठीक है, हो गया। तो आपकी बात सुन के ना बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे जो आज से शुरू कर देंगे ये सब करना कि मुझे भी मिलेनियर बनना है। यार नहीं, मतलब ऐसा नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो ऐसा नहीं होता, वो बिकॉज ऑफ दैट नहीं हुआ। ऑब्वियसली कंसिस्टेंट पोस्टिंग हुई, काफी सारी चीजें हुई, बट द पॉइंट इज उस समय पे मैंने भी नहीं सोचा था ये सारी चीजें होंगी। एक सोचो ना, आपके मोर्चे निकाल रहे हैं, अनफॉलो, और आपकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग होती जा रही है। लोगों ने आज भी बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन ये बढ़ता ही जाता है। हर बार एक बार रोकते हैं, फिर वो 2 लेवल आगे निकल जाता है। पिछले 5 साल से लोग कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पॉइंट है कि इस बार चेंज ये था कि मैं प्रेजेंट में रहा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए भगवत गीता भी क्या कहती है, पास्ट का सोचने का फायदा नहीं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। फ्यूचर का सोचोगे एंग्जाइटी होगी, तो प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट एक्सेप्ट कर लो। वो एक्सेप्टेंस अगर आने लग गया, देखिए मोस्टली हम 95% चीज़ें जो फ्यूचर के बारे में सोच कर डरते हैं वो कभी होती नहीं है। एग्जैक्टली, फ्यूचर होता ही नहीं है। आप प्रेजेंट को जीते रहो, जो आज हम प्रेजेंट जी रहे हैं वो कभी फ्यूचर था। तो डिफरेंस ये है कि आज मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं सिर्फ खाना खा रहा हूँ, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, ये डिफरेंस है। ओके। मैं हर आश्रम से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं ओशो के आश्रम से गया, मैंने तो मैंने वहाँ से ये चीज़ सीखी। मैं जब सदगुरु के आश्रम में गया, लोग बोलेंगे मेडिटेशन सीखी, मेडिटेशन तो सीखी, लेकिन उससे ज़्यादा एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है जो शॉक करेगी। जनवरी 2024 से लेके आज 1.5-2 साल होने को आ गए हैं। मैं रोज़ एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं घर पे हूँ, बीमार भी हूँ, कुछ भी हो जाओ, मैं अपने यूटेंसिल्स खुद धोता हूँ। अब सोचो, लोगों ने सोचा कि मैंने क्या सीखा। रीजन बिहाइंड दैट? रीज़न बिहाइंड इज कि अगर मतलब मैंने वहाँ से एक चीज़ समझी कि जितना हो सके ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद कर सकते हो, ये भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन हो सकता है कि आप इन्जॉय करो उस प्रोसेस को। मतलब हाँ 5 मिनट तो लगता है, तो आई जस्ट एन्जॉय दैट प्रोसेस। आत्मनिर्भर, आई एम नॉट डिपेंडेंट, आई एम रिड्यूसिंग दैट डिपेंडेंसी ऑन समबडी। प्रेजेंट में रहने के चक्कर में मैं पहले खाते वक्त, हम सबको आदत है, हम 10 कॉल अटेंड करेंगे, मैं फ़ोन अलग रख देता हूँ। हाँ, अगर मैं बहुत कुछ अर्जेंट आज ही के दिन होने वाला है तब मेरा फ़ोन रहेगा, बट आई ट्राई टू अवॉइड। जब तक मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, दैट्स इट। ऑल्दो मेरे परिवार पे कोई ये चीज़ फॉलो नहीं करता, बट मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ से सीख लिया। आर्ट ऑफ लिविंग में जाके, जो श्री रविशंकर जी का है, मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी, क्योंकि सुदर्शन क्रिया ने मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प आउट किया, तो मैं वो क्रिया करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन करता हूँ, कुंडलिनी करता हूँ, उधर और भी हैं, नाथ ब्रह्मा है, काफ़ी सारे हैं, बट मैं ये 2 पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो कुंडलिनी मेडिटेशन है, वो आपकी एनर्जी को वापस अंदर ले आती है, मतलब काम डाउन करती है, इसलिए उसको शाम को करते हैं। लोगों को लॉजिक भी नहीं पता। फिर ये, जैसे मैंने कुछ सन्यासी से मिला तो छोटी छोटी चीज़ें पता लगी। जैसे कोई भी नॉर्मल मेडिटेटर होगा, उसको भी मैं एक बता देता हूँ जो मैंने खुद ने सीखा है, मैं करता हूँ कि मेडिटेशन में आप कोई भी मेडिटेशन करो, आँख बंद करते हैं, ठीक है। क्यों? आप सेंसेस को कट कर रहे हो, आप दुनिया से कट हो रहे हो। हम लोगों से मिस्टेक क्या होती है, थोड़ा भी आवाज़ होता है, कुछ होता है, थोड़ी सी आँख खुल जाती है, फिर बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप जब आँख थोड़ी सी भी खोलते तो एनर्जी लीक हो जाती है। तो आप कुछ भी कर लो, कोशिश करो आपकी आंख बंद रहे जब तक आप पूरा प्रोसेस। तो छोटी सी थी, एंड आई रियलाइज हाँ मेक सेंस, ठीक है। जब भी कर रहे हैं, और बोले असली मेडिटेशन तो तभी होगी ना कि आप युद्ध भूमि में भी खड़े हो, वहाँ पर भी मेडिटेट करो, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वो होगा असली मेडिटेशन। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में तो हम आ ही चुके हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी है ओशो से भी। लाइफ चेंजिंग धीरे धीरे करके शायद होंगी। आज भी मैं जब समय मिलता है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उनके डिस्कोर्स सुनने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली उनके काफ़ी मुझसे बहुत बड़े ज़्यादा फैंस होंगे जो बहुत रेगुलर तरीके से सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो रोज़ 2-2 घंटे सुनते हैं, काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ। मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, बट हाँ आज भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मेरे को एक बार में सोच, अभी जैसे जस्ट टू एंड एक फाइनल स्टेटमेंट, सेक्स से ओशो को काफ़ी रिलेट किया जाता है। ओशो ने क्या कहा था? ओशो ने कहा था उस संबंध को तोड़ दो जहाँ प्रेम नहीं है, ठीक है।
एट द एंड हम कर तो रही है ना वही चीज़। आज जो डाइवोर्सेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ लव जब एक रिलेशनशिप में आ जा रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑफ केसेस वही हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ तो गलत तो उस समय पे 70s में नहीं बोला था। उन्होंने दूसरा क्या बोला था कि भाई फिजिकल इंटीमेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ रिलेशनशिप। आज भी भले ही घर के अंदर दबे ज़बां पे, बट पीपल वुड एक्सेप्ट कि एटलीस्ट इन द इंसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। वो सब मानते हैं, बट कोई बोलता नहीं, उनने बोल दिया बस। ये वाली चीज़ है। वो रिलीजन्स या लोगों के अगेंस्ट नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि ओशो गांधी जी के अगेंस्ट थे, ओशो गांधी जी के अगेंस्ट नहीं थे, उनके रिस्पेक्ट करते थे। ओशो गांधी जी के कुछ फिलॉसफीज के अगेंस्ट थे। जैसे गांधी जी कहते थे कि मेड इन इंडिया होनी चाहिए और प्लस वही सुई धागा और वो चरखा बेस्ड होना चाहिए। ओशो कहते थे कि नहीं भाई, हमको इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा आगे चल के, वरना एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी ज़्यादा, वरना हमारा डेवलपमेंट कहाँ से होगा। एट द एंड तो हम लोगों ने वही कर लिया ना, हम चले तो उधर ही गए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो पॉइंट है कि ही वॉज नॉट अगेंस्ट। कृष्ण जी को वो काफ़ी बैलेंस समझते थे। ओशो कहते थे कि कृष्ण जी बैलेंस है, जहाँ तर्क करना चाहिए तर्क करते हैं, जहाँ सज़ा देनी चाहिए सज़ा देते हैं, जहाँ मॉडरेशन रहना चाहिए मॉडरेशन रहते हैं। शिव जी को भी मानते थे कि भैया तंत्र तो वहीं से आया, विज्ञान भैरव तंत्र, उनने पूरा डिस्कोर्स उस चीज़ पे दे दिया। जेडी कृष्णमूर्ति को भी वो मानते थे। वो कहते थे कि भैया बढ़िया इंसान है, प्रैक्टिकल बहुत है, बस प्रेम वाला पार्ट को वो थोड़ा स्किप कर देते हैं, इंटीमेसी। तो वो उनका वो था। तो ही इज़ नॉट लाइक ही इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट रिलीजियस सेक्ट, ही वॉज। तो एंड में वही है कि ओशो एक ऐसी विचारधारा थी जिसने चैलेंजेस सबको किया, रिलीजन्स को किया, पॉलिटिशियंस को किया, सबको किया। लेकिन टूवर्ड्स द एंड जिन्होंने उनको ध्यान से समझा वो समझ गए कि वो गलत नहीं थे। वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे जो सेक्स गुरु थे या रोल्स रॉयस में चलने वाले एक रिच मैन्स गुरु थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों को एक न्यू मैन बनाना चाहते थे। आपने सन्यास का भी जिक्र किया था अपनी बातों में कि सन्यास लेते हैं ओशो के आश्रम में जाकर लोग। सन्यास, ओशो का सन्यास और एक दुनिया का सन्यास, वो दोनों मुझे लगता है अलग अलग होंगे। क्योंकि दुनिया का सन्यास ये कहता है सब छोड़ दो, करेक्ट, और चले जाओ गुफाओं में या पहाड़ों पर जहाँ पर आपका कोई ना पत्नी है, ना कोई आपका पति है, ना आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, आप सिर्फ आप में हो। क्या यही वाला सन्यास है ओशो के आश्रम में? ये भी एक है कि ओशो का सन्यास अलग होता है। ओशो का सन्यास में आपने देखा होगा लोग एक रोप पहनते हैं, एक माला हमेशा पहनते हैं जिसमें ओशो की तस्वीर रहती है। दैट इज़ अ प्रोटेक्शन माला, दैट इज़ व्हाट दे से कि ये हमने किया है तो हमारे गुरु की छाया है हम पे। ठीक है, गुरु गुरु जहाँ पर भी हैं वो हम पे देख रहे हैं, हमको गलत कामों से रोक रहे हैं, गलत छाया चीज़ों को हमसे दूर रख रहे हैं। वो रोब रहता है। एक बार आपने उनको एज अ गुरु एक्सेप्ट किया तो आप किसी और को गुरु नहीं मानते हो। जब तक आप सन्यासी हो आप नहीं मानते हो। बाकी सन्यास जो होता है वो बोलते हैं मोह माया छोड़ दो, शादी मत करो, बच्चे मत करो। ओशो का सन्यास वो नहीं कहता। अच्छा, ओशो को कहता है यू आर फ्री टू, मतलब आप वापस फैमिली लाइफ में जा सकते हैं, आप जैसे फैमिली लाइफ चला रहे हैं वैसे चलाइए। बिल्कुल, आप पूरा फैमिली लाइफ चलाओ, बट एट द सेम टाइम आप इवॉल्व होते रहो टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ओके, ओशो ने एक सिंपल सी चीज कही जो मेरे को गलत भी नहीं लगती। हमारे ही सारे ऋषि मुनियों को देख लो, सारे ऋषि मुनि जो प्रोमिनेंट थे फैमिली लाइफ में थे। तो फिर ऐसा क्यों हो? उनका ये कहना था, देखिए उनका जो सेक्स वाली चीज को लोग लेके करते हैं, बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी एंड सेक्स, दीज आर डिफरेंट। अब ये बहुत बड़ा डिटेलिंग होगा जिस पे अगर लोग बोलेंगे, बट नॉर्मल से अगर आप इस चीज को समझिए तो ओशो का ये कहना था कि सेक्स पावर इज द बिगेस्ट पावर। सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी वहीं से आती है। एक नॉर्मल लॉजिक लगाइए, सबसे ज्यादा बिलियनर्स 45 की एज के बाद क्यों होते हैं? बिकॉज तब वो उस घरेलू वाले फेज से निकल के वो एनर्जी जब बच जाती है, दैट इज व्हाट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन अदर थिंग्स। एग्जैक्टली, साइंस भी ये कहता है कि जब आपका टेस्टोस्टेरोन पूरा खत्म हो जाएगा तब यू आर मोर लाइक डेड, कुछ भी इमोशन नहीं रहेगा आपके अंदर। डिक्लाइन इज डिफरेंट थिंग, बट पूरा खत्म हो जाएगा तो एक लड़का कुछ नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी भी वहीं से भी आ रही है। इसलिए अब एक चीज़ देखो, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा लेकिन ये सच्चाई है। आप दुनिया के सबसे बड़े इंसानों को देखो, कहीं ना कहीं उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस बड़े अजीब रहते हैं। इलॉन मस्क दुनिया का रिचेस्ट इंसान 12 बच्चे कर चुका है। एग्जैक्टली, और मल्टीपल शादियां, एक शादी से तो बार शादियां करता रहता है। वो क्वींस कॉलेज में पढ़ने चले गए थे। क्यों चले गए थे? इसलिए नहीं कि वहां पे पढ़ाई अच्छी होती, उधर सबसे ज्यादा युवतियां हैं इसलिए वो उधर पढ़ने गए थे। तो उधर आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ का दिखा। स्टीव जॉब्स ने तो लीजा नाम का एक लैपटॉप बना लिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ये मेरी बेटी है अंटिल हिज लास्ट स्टेजेस। फिर बोला हाँ यार ये हमारी बेटी है, नाजायज़ हो गई थी, बट ठीक है, उनके भी कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ रह चुके हैं। हमारे देश के भी काफ़ी नेता रहे, इंडिपेंडेंस के समय पे एक मंत्री थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके भी काफ़ी विख्यात चर्चे चलते रहते हैं कि भाई उनके भी काफ़ी ये सर। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग कि ये पॉलीगैमी है, बट दिस इज द रियलिटी कि सेक्सुअल एनर्जी को ओशो कहते थे आप किस तरह से कन्वर्ट, इसलिए वो क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा देते थे। पेंटिंग करो, आर्ट करो, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को यूज़ करो, क्रिएटिव चीज़ें यूज़ करो। इसलिए उनके आश्रमों में क्रिएटिविटी को बहुत तवज्जो, इसलिए डांस आप देखोगे, डांस ये बहुत देखा जाता है कि जब भी हम ओशो के आश्रम की कोई भी तस्वीर देखते हैं, जैसे मैंने आपकी भी बहुत सारी रील्स देखी,
डांस करते हैं लोगों, जो आपने मेहरून कलर का एक रोब वाली बात कही, वो पहने हुए लोग बहुत डांस करते हैं। बड़ा देखने वाले को लगता है यार ये कैसे पॉसिबल होगा, इतने लोगों के बीच में आदमी सबको खोकर। सो यही चीज़ है ओपननेस, कि खुलो। आप खुद एक आखिरी चीज़ ऑडियंस को भी मैं कहूँगा, आप खुद सोचो, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, 25 साल की उम्र होती नहीं है, उसके बाद हम सिर्फ दबते हैं, हम ओपननेस छोड़ देते हैं। हाँ। आप कहीं पर बैठे हो एक शादी में, आपकी अगर उम्र 35 हो गई, आपके पैर थिरक रहे हैं कि मैं जाके थोड़ा सा तो हेजिटेशंस। हाँ, बट नहीं यार, मेरे बीवी के घर वाले क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, हेजिटेशन। यहाँ पर वो हेजिटेशन हटा दिया जाता है, क्योंकि डांस तो यार साइंटिफिकली इट ऑल्सो इज प्रूवन कि जॉय एक्सप्रेस करने का सबसे बढ़िया चीज़ है। एंडोर्फिन्स निकलेंगे, सेरोटोनिन निकलेगा, सारे अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे, खुश रहोगे, ज़्यादा जियोगे। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट ही ट्राई टू कम्युनिकेट। और डांस में यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, वहां पे कोई स्टेप्स नहीं फॉर्म कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, नहीं, जो लग रहा है दिल से, जो आ रहा है, दैट इज व्हाट ओशो प्रमोटेड एंड दैट इज व्हाट आई फील। इसलिए ओशो चाहते थे कि आपके अंदर का बचपना हमेशा जिंदा रहे, इसलिए आपको देखेंगे लोग खुश रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं। डोंट यू थिंक एंड गोल हर इंसान का वही है, कमा क्यों रहा है, काम क्यों कर रहा है, कि मैं खुश रहूं, शांति से रहूं, नाचता खेलता रहूं। वही चीज ये लोग कर रहे हैं, जिसको जहां सुकून मिले वहां से। एग्जैक्टली। और जिन लोगों को लगता है कि ओशो वाज अ रिच मैन गुरु, अब एक चीज बताओ, आपने ये कहा ना सब वो रोब पहनते हैं, रोब का सबका कलर सेम है। अब आप सोचो आश्रम में जब पहुंचोगे, किसको पता है कि साइड वाला रोल्स रॉयस का मालिक है कि साइड वाला काम करने वाला मालिक है। ही क्रिएटेड अ यूनिफॉर्मिटी ताकि आश्रम के अंदर वो ईगो क्लैश नहीं हो। आश्रम के अंदर विनोद खन्ना तक गार्डनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, अरबपति लोग वहां पे उनके किचन में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका ईगो को तोड़ेगा, आपके अंदर जो घमंड आ गया उसको तोड़ेगा। तो हिज प्रैक्टिसेस वर वेरी डिफरेंट, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। बट मैं सजेस्ट करूंगा, जो घड़ी डिटर्जेंट बोलता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले आप पढ़ो, पहले आप करो, फिर डिसाइड करो ना वेदर यू वांट टू अडॉप्ट और नॉट। आप पहले ही सुनी सुनी बातों पे अगर आप रिजेक्ट करोगे तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि कॉन्स्पिरेसीज रची गई हैं उनके मैसेजेस को दबाने के लिए। लेकिन आप खुद सोचो, अगर एक व्यक्ति है जो जाने के बाद भी, उनके जाने के भी अब 33 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, बट स्टिल आज आप और मैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके डिस्कोर्सेस चल रहे हैं, रील्स उनके मिलियंस ऑफ वायरल जा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी उस व्यक्ति में। अगर हम आज उनकी तुलना जीवित गुरुओं के साथ कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। अगर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे बात कर रहे हैं, आशुतोष राणा अगर आके सामने बात करें, कुछ तो बात होगी। तो कोई कुछ ना कुछ, तो एटलीस्ट बी क्यूरियस, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एग्जैक्टली, समझने की कोशिश करो। बिकॉज लोगों को लगता है ओशो वाज जस्ट रोल्स रॉयस एंड सेक्स गुरु, नहीं, इट वाज मच बियॉन्ड दिस थिंग। रोल्स रॉयस, देखो आपके भी अगर कोई गुरु होंगे, आप उनको प्रेम से कुछ गिफ्ट करोगे ना, तो वो एक्सेप्ट तो करेंगे ना। एग्जैक्टली, ही वॉज एक्सेप्टिंग दैट, ही वॉज देयर इन द टाइम। पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए, जब वो ओरेगन में थे तब उनके पास रोल्स रॉयस थे, तब भी ही वॉज इन द सेम स्टेट। जब वो भारत लौटे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब भी वो सेम स्टेट पे थे। और ओरेगन जाने के पहले भी जब कुछ नहीं था, तब भी वो सेम स्टेट पे थे। दिस इज व्हाट ट्रू एनलाइटनमेंट लुक्स लाइक। ये होता है असली एनलाइटनमेंट, कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपको रियलाइजेशन हो गया, सेल्फ रियलाइज जिसको कहते हैं, आपको रियलाइज्ड हो गया है। एंड दैट इज द पॉइंट वेर यू रियलाइज कि कोई फर्क नहीं है, प्रेजेंट में रहो, जो है उसमें खुश रहो, जीवन में आगे बढ़ो। एंड दैट इज द कोर मैसेज विच प्रोबेबली मेरे को जितना समझ में आया ओशो वांटेड टू। यानी कि ये है पूरा निचोड़ इस पूरे पॉडकास्ट का, जहाँ पर हम लोग ये संभोग से समाधि से के पन्ने को पलटकर अगली किताब, जो किताब के आखिरी पन्ने हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। वेल, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मुझे ओशो को थोड़ा समझ के, कंट्रोवर्सीज को थोड़ा बात करके। आप इट डिपेंड्स कि व्यूअर्स क्या सोचते हैं, और आप जो भी सोचें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पे बात करना रह गया है हमारा, तो अगर पार्ट 2 जरूरी होगा और व्यूअर्स को पसंद आएगा तो वी विल डिस्कस ऑन दिस आल्सो। सो थैंक यू मिस्टर अभिषेक, थैंक यू सो मच।